हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 167। और आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देखो, ये टॉपिक समझने से पहले आप इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड वाला वीडियो, तीनों वीडियोस अच्छे से देखो, उसके बाद इस टॉपिक पे आओ, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में चल रहा है। उन तीनों वीडियोस को देखे बिना ये टॉपिक समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टर्म की बात करूंगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जीन्स अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। पहले वो ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएंगे और फिर एमआरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पूरा सेंट्रल डॉग्मा वाला प्रोसेस है, इसी के थ्रू जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बट ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, कब एक्सप्रेस नहीं होगा, कब इसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा और कब इसका एक्सप्रेशन कम होगा, ये जो रेगुलेशन है वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। इसीलिए टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलो फिर एक लाइन से इसकी शुरुआत करता हूं। लाइन है कि मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यानी कोई भी जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और किस एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहा है उसके ऊपर। कैसे? इस पर्टिकुलर लाइन को मैं बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ई कोली बैक्टीरिया की। उसको मैं ग्रो करवा रहा हूं, उसका मैं कल्चर बनाता हूं दो कल्चर प्लेट्स पे। कल्चर प्लेट में आपको बता दूं, बेसिकली इस तरह का एक पेट्री डिश लिया है हमने। उसमें हम लोग एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि उस मीडियम में न्यूट्रिशन होगा और उस न्यूट्रिशन को यूज करके हम उस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, कल्चर का मतलब बेसिकली होता है ग्रो करना किसी चीज को। अगर आप इस पे किसी टिश्यू को ग्रो करोगे तब आप उसको कहते हो टिश्यू कल्चर। तो बस वर्ड वही है। तो यहाँ पर हम लोग बैक्टीरियल कल्चर देख रहे हैं, ई कोली का कल्चर देखेंगे। दो अलग अलग कल्चर प्लेट्स लूंगा मैं। फर्क ये होगा कि एक कल्चर प्लेट पे मैंने मीडियम में लैक्टोज यूज किया है और दूसरे में हमने लैक्टोज नहीं डाला। देखो, मीडियम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, किसी मीडियम में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रहता है तो किसी में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट रहता है। मैं यहाँ पर एक में लैक्टोज यूज कर रहा हूँ और एक में लैक्टोज यूज नहीं कर रहा। तो देखो, जिसमें मैं लैक्टोज यूज करूंगा मीडियम में, वहां पर क्या होगा कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, अब बिकॉज बैक्टीरिया को मीडियम में लैक्टोज मिल रहा है, तो उस लैक्टोज को एब्जॉर्ब करके बाद में उस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके उसको हाइड्रोलाइज करके उससे बनाएंगे ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करेगा बैक्टीरिया। यानी जब आपने मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड किया तब ई कोली ने बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, और ये एंजाइम अब उस लैक्टोज को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एंजाइम उस लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जो सिंपल फॉर्म से दोनों शुगर के, और इससे वो एनर्जी यूज में लेगा। बट अगर समझो उस मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ये जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो किस एनवायरमेंट में बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है, उस एनवायरमेंट की वजह से जीन का रेगुलेशन हुआ। अगर हमने एनवायरमेंट में मीडियम में लैक्टोज दिया तो बैक्टीरिया अपना प्रॉपर जीन एक्सप्रेस करके उस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और नहीं दिया तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। बस इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट कैसे होता है। अब यहां तक कि द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट करके जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्जन होता है, ये सारा का सारा इज बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी बहुत सारे जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड सिस्टमिक तरीके से, तब जाकर एक एम्ब्रियो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, और इसी लाइन पे 2 बार नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ध्यान रखना है हमें। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हम एक एक लाइन को अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, उसको समझना जरूरी है। अगर वो लाइन नहीं समझ में आ रही है तो आपको आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले उस लाइन को समझें, क्योंकि एक एक लाइन हमारे लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करना है हमें, तो कोई ना कोई जीन ऐसा होना चाहिए जो उसको रेगुलेट करे, और उसी को हम कहते हैं रेगुलेटर जीन। यानी कि हर एक सिस्टम का रेगुलेट करने वाले के लिए एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर जीन। और ये रेगुलेटर जीन जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी सेंट्रल डॉग्मा करेगा तब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। और ये रेगुलेटर प्रोटीन उसके कंसर्न जितने भी जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन रेगुलेट करेगा। यानी रेगुलेटर जीन जब कहेगा तब कोई पर्टिकुलर जीन, उससे कंसर्न जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, नहीं तो
नहीं होगा। यानी पूरा का पूरा गेम किसके हाथ में है, रेगुलेटर जीन के हाथ में रहता है। अब रेगुलेशन भी दो टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे एक है पॉजिटिव रेगुलेशन और एक है नेगेटिव रेगुलेशन। जैसा आपको नाम बता रहा है पॉजिटिव रेगुलेशन, यानी कि एक ऐसा रेगुलेशन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है इंक्रीज होगा, यानी किसी जीन का एक्सप्रेशन अगर क्वांटिटेटिवली इंक्रीज हो, क्वांटिटेटिव इंक्रीज का मतलब होगा कि ये इंक्रीज करके नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो बनाएगा वो इंक्रीज होगा, तब हम उसको कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सप्रेशन बढ़ाएगा। और इसके अंदर जो रेगुलेटर जीन है वो एक प्रोटीन बनाएगा जिसको आप कहोगे पॉजिटिव रेगुलेटर या फिर एक्टिवेटर। क्या कहा हमने, पॉजिटिव रेगुलेटर क्यों, क्योंकि वो एक्सप्रेशन इंक्रीज कर रहा है उस जीन का, और एक्टिवेटर क्यों, क्योंकि वो एक्टिवेट करके उस जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर रहा है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। हम लोग देखेंगे ऑपेरॉन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को हमने क्यों पॉजिटिव रेगुलेशन की कैटेगरी में रखा, ये सब चीजें भी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम आगे चलकर। फिलहाल हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं ताकि चीजें थोड़ी क्लियर होनी चालू। नेक्स्ट है नेगेटिव रेगुलेशन, एक ऐसा रेगुलेशन जिसके अंदर किसी भी जीन का एक्सप्रेशन कम होगा, पॉजिटिव में बढ़ाया नेगेटिव में कम होगा, और इस केस में भी जो रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा उसको आप कहोगे नेगेटिव रेगुलेटर या फिर आप कहोगे रिप्रेसर। रिप्रेसर एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कम करना, रिप्रेशन मींस टू डिक्रीज, तो रिप्रेसर कम करेगा, एक्टिवेटर बढ़ाएगा। तो अगर एक ऐसा रेगुलेशन जिसमें जो है किसी जीन का एक्सप्रेशन कम होगा तो नेगेटिव रेगुलेशन कहलाएगा, और अगर बढ़ेगा तो उसको आप कहोगे पॉजिटिव रेगुलेशन। और नेगेटिव रेगुलेशन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है लैक ऑपेरॉन, और नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि लैक ऑपेरॉन किस टाइप का रेगुलेशन शो करता है। हम लोग लैक ऑपेरॉन भी अब थोड़ी देर में डिटेल में यहां पर लेंगे। नेक्स्ट में बढ़ूंगा, रेगुलेशन के बेस पे जीन्स के अलग अलग टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने रेगुलेशन के बेस पे जीन को दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या जिन्हें हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स, और दूसरे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या लग्जरी जीन्स या स्मार्ट जीन्स। ध्यान से सुनना, नाम ऐसा क्यों रखा हम लोग सब मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स मतलब वो जीन्स जिनका रेगुलेशन नहीं होता। रेगुलेशन नहीं होता मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि उस जीन्स का एक्सप्रेशन कभी बढ़ाया जाएगा या कभी कम किया जाएगा, वो कॉन्स्टेंटली वर्क करता ही रहता है। बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जैसे एटीपी का सिंथेसिस। तो ऐसे सारे प्रोसेसेस जिनमें कोई हॉल्ट नहीं है या जो कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे, उनके लिए जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है उनका ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, यानी उनमें कभी इंक्रीमेंट या कभी डिक्रीमेंट नहीं आता, उनके रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हमेशा चलता ही रहेगा। उनको आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। अब इनको हमने हाउसकीपिंग जीन्स क्यों बोला, सुनना। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है, हाउसकीपिंग मतलब अपने घर के जो बेसिक काम होते हैं उनको हम कहते हैं हाउसकीपिंग। सुबह से लेकर शाम तक टाइम खत्म हो जाता है लेकिन घर के काम खत्म नहीं होते, बस इसी बेस पे हमने इसका नाम रखा है हाउसकीपिंग जीन्स। मतलब ऐसे जीन्स जिनका काम खत्म नहीं होना, वो कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे। तो ये ऐसे जीन्स है जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते रहते हैं, इसलिए इनके रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड टाइप है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, यानी ऐसे जीन्स जिनका एक्सप्रेशन जब जरूरत पड़े तो बढ़ा दो, जब जरूरत नहीं हो तो उनका एक्सप्रेशन कम कर दो। नाम क्या रख दिया, लग्जरी जीन्स। लग्जरी मतलब होता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि ये एक हम लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा काम नहीं करते, बस आराम करते, तो इसी तरह ये लग्जरी जीन्स है। या स्मार्ट जीन्स, स्मार्ट जीन्स जब जरूरत होगी तो काम करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे, इसलिए स्मार्ट जीन्स हम इन्हें कहते हैं। इनमें जो है रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा हमें करना पड़ता है। और इसी तरह से ये जीन्स भी दो तरह के होंगे, पहले कहलाएंगे इंड्यूसिबल जीन्स और दूसरे कहलाएंगे रिप्रेसिबल जीन्स। देखो इंड्यूसिबल जीन का मतलब सुनना, इंड्यूस करना यानी कि किसी काम को करना, यानी कि ये ऐसे जीन्स है जो नॉर्मली तो बहुत मिनिमम काम करेंगे लेकिन टाइम आने पर इनको इंड्यूस करके इनका जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ाया जाता है, और जो मॉलिक्यूल इनका एक्सप्रेशन बढ़ाता है उसको हम कहते हैं इंड्यूसर। जो मॉलिक्यूल इनका एक्सप्रेशन बढ़ाता है उसको हम कहते हैं इंड्यूसर। और इसका एग्जांपल है ई कोलाई में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, यानी कि लैक ऑपेरॉन जो है वो इंड्यूसिबल जीन्स का एग्जांपल रहता है। समझ में आई चीज, इंड्यूसिबल जीन्स यानी ऐसे जीन्स जो नॉर्मली मिनिमम काम करते हैं बट वक्त आने पर उनका काम एक इंड्यूसर की हेल्प से बढ़ाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूसिबल जीन्स। क्लियर। नेक्स्ट है रिप्रेसिबल जीन, जैसा नाम बता रहा है रिप्रेस कर देना, यानी ऐसे जीन्स जो नॉर्मली तो अच्छा खासा एक्सप्रेस कर रहे हैं बट उनके एक्सप्रेशन को जरूरत के हिसाब से आप कम कर सकते हो, और इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म इन ई कोली। ठीक है, चीजें
बायोलॉजी के अंदर टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है और टर्मिनोलॉजी आप अगर समझोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने आसान रहते हैं क्योंकि सारे टर्म्स हमने सोच समझ के उस हिसाब से बनाए हैं। चलिए फिर अब हम शुरुआत करते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंशिएट करने की। सबसे पहले मैं देखता हूं यूकैरियोट्स में रेगुलेशन किन किन लेवल पे किया जा सकता है। तो देखो इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन हम अलग अलग लेवल्स पे कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि जब आपने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाया, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन किया और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक तो आप वहां पर उसको रेगुलेट कर सकते थे। आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते तो वो प्रोसेस नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन करते तो वो प्रोसेस होता। सेकंड, आप प्रोसेसिंग लेवल पे, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है लेकिन आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है जो आरएनए का प्रोसेसिंग होता है वो केवल यूकैरियोट्स में होता है, तो प्रोसेसिंग लेवल पे भी आप रेगुलेशन कर सकते हो। उसके अलावा तीसरा ट्रांसक्रिप्शन, पहला ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी प्रोसेसिंग। तीसरा स्टेप हम लोग कहां पे रेगुलेट कर सकते हैं इसको, जब आप एमआरएनए को न्यूक्लियस से निकालकर साइटोप्लाज्म तक लेके जा रहे हो, यानी आप यहां पे भी इसको रेगुलेट कर सकते हो। यानी अगर आप इस एमआरएनए को अलाउ नहीं करो न्यूक्लियस से बाहर जाने को, तब आप उस प्रोसेस को वहां पर रोक सकते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये भी रेगुलेशन में हेल्प कर सकता है। और जो चौथा प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन के लेवल पे, यानी पहला ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, सेकंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लेवल पे, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए इनटू साइटोप्लाज्म के लेवल पे, और चौथा सीधा ट्रांसलेशन के लेवल पे। तो ये 4 लेवल्स पे हम यूकैरियोट्स में रेगुलेशन कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं ओपेरॉन की, ध्यान से सुनना। ओपेरॉन एक वर्ड है जो कि सिग्निफाई क्या कर रहा है, यानी ऑपरेशंस ऑन या ऑफ। ठीक है, केवल आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि ये वर्ड कैसे बना है। ऑपरेशंस ऑन या ऑफ यानी एक ऐसा सिस्टम जो किसी जीन के एक्सप्रेशन के ऑपरेशन को रेगुलेट करेगा, उसको हम कहते हैं ओपेरॉन। ठीक है, और ये ओपेरॉन कुछ जीन्स जो रेगुलेट करेंगे प्रोसेसिंग को, कुछ जीन्स जो रेगुलेट करेंगे प्रोसेसिंग को, वो सारे जीन्स जब लीनियरली अरेंज्ड होते हैं किसी डीएनए सेगमेंट पे, तो उस लीनियर अरेंजमेंट को हम कहते हैं ओपेरॉन। और ये होता है मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी जो ओपेरॉन की स्टडी है वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर ही है। आपको बैक्टीरिया में ही ओपेरॉन देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन देखने को नहीं मिलते। तो ये लीनियर अरेंजमेंट एक उन जीन्स का जो सभी जीन्स मिलकर एक साथ में किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करेंगे, उसको हम कहते हैं ओपेरॉन। मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में और इसको क्लियरली कैसे होगा ये। देखो इसमें कौन कौन से जीन्स होते हैं ओपेरॉन में, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले होते हैं रेगुलेटर जीन, जो हमने सबसे पहले ये जो वीडियो स्टार्ट हुआ था तब आपको बताया था कि ये वो मेन जीन है जो रेगुलेशन देखता है। ये एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा जो उस ओपेरॉन के जो जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, वो डिसाइड करता है। उसके बाद में आता है प्रमोटर जीन। आपको याद हो तो हमने ट्रांसक्रिप्शन के अंदर किसी भी डीएनए पे 3 सेगमेंट बताए थे आपको, प्रमोटर, उसके बाद बोला था स्ट्रक्चरल जीन, और फिर लास्ट में बोला था टर्मिनेटर। तो ये वही प्रमोटर है, यानी ये वो जीन है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और आरएनए पॉलीमरेज ही आगे बढ़कर फिर स्ट्रक्चरल जीन का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो यही वो प्रमोटर जीन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जा सके। उसके बाद में आएगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन बेसिक जैसा आपने बताया, ये वो मेन जीन है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैं बात करूं लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम्स की आपको जरूरत पड़ेगी, उन एंजाइम्स का जो कंसर्न्ड डीएनए का पार्ट है, ये जो जीन्स हैं वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स, यानी ये वो जीन्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेंगे। और चौथा है ऑपरेटर जीन, और ये ऑपरेटर जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर एमआरएनए के सिंथेसिस को कंट्रोल करेंगे, यानी सीधा सीधा ऑपरेशन जो है स्ट्रक्चरल जीन का इस ऑपरेटर जीन के हाथ में। इसको मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू। आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में आपको पता होगा एक बेल बजाई जाती है, तो एक पर्टिकुलर स्टाफ को ये ड्यूटी दी जाती है कि आप जाकर वो बेल रिंग करोगे। तो वो बेल जो है वो है स्ट्रक्चरल जीन, वो जो बेल है वो है स्ट्रक्चरल जीन, यानी जब ये बेल बजेगी तब कोई पर्टिकुलर पीरियड ओवर होगा, नहीं बजेगी तो पीरियड ओवर नहीं होगा, तो वो स्ट्रक्चरल जीन। उस बेल को बजाने वाला जो पियोन है या जो स्टाफ है वो डायरेक्ट है ऑपरेटर, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, जो स्ट्रक्चरल जीन को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है वो है उसका ऑपरेटर, जो वो बेल बजाएगा, यानी स्ट्रक्चरल जीन को कहेगा कब ट्रांसक्रिप्शन करना और कब नहीं करना। उसके बाद में होता है एक प्रिंसिपल जो उस ऑपरेटर को, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है,
वो उस पियोन को बताएगा कि तुम्हें 10 बजे वो उस बेल को रिंग करना है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो है रेगुलेटर, यानी प्रिंसिपल, पियोन, बेल। तो प्रिंसिपल क्या है? रेगुलेटर। ये रेगुलेट कर रहा है कब बेल बजानी है, कब बेल नहीं बजानी। ऑपरेटर डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा है, लेकिन किसके डायरेक्शंस के अंडर? रेगुलेटर यानी प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के अंडर। और सीधा ऑपरेटर ही उस बेल को बजाएगा या फिर नहीं बजाएगा। रेगुलेटर कभी भी बेल को बजाना या वाले काम नहीं करता। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। चीजें और क्लियर होगी जैसे जैसे हम लोग ऑपेरॉन के एग्जांपल्स लेंगे, चीजें और क्लियर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपेरॉन का कंसेप्ट किसने दिया था। नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनार्ड नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑपेरॉन कंसेप्ट दिया है। मजे की बात देखो, जैकब एक जेनेटिसिस्ट थे और जो मोनार्ड है वो एक बायोकेमिस्ट थे। चीजें जो है, बायोलॉजी एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, तो बहुत मल्टीपल स्पेशलिटीज लगती है किसी पर्टिकुलर चीज के डिस्कवरी के लिए। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देता हूं मैं आपको, जैकब एंड मोनार्ड के फोटोग्राफ्स हैं और इन दोनों को अपने इन काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के अंदर 1965 में, क्योंकि इन्होंने काम किया था पूरे लेक ऑपेरॉन के ऊपर। ऑपेरॉन के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि ऑपेरॉन के कौन कौन से एग्जांपल्स है। सबसे पहला है लेक ऑपेरॉन। इनका नाम ये किसके मेटाबॉलिक रिएक्शन के सिंथेसिस के लिए उस पे है। जैसे लेक ऑपेरॉन तो ये लैक्टोज शुगर के रिलेटेड है, इसलिए लेक ऑपेरॉन। नेक्स्ट है टीआरपी ऑपेरॉन, जो ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, इसलिए टीआरपी ऑपेरॉन। तीसरा है एरा ऑपेरॉन और ये होता है एरेबिनोज शुगर के लिए, इसलिए एरा ऑपेरॉन। चौथा एग्जांपल दिया है HIS हिस ऑपेरॉन, हिस्टिडीन के लिए। और पांचवा एग्जांपल है वेल ऑपेरॉन, जो है वलाइन नाम के अमीनो एसिड के लिए। तो ये डिफरेंट अमीनो जो ऑपेरॉन के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे लेक ऑपेरॉन। नाम कहां से आया? लैक्टोज का ऑपेरॉन, इसलिए लेक ऑपेरॉन हम इसको कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, सेम जो हमने वहां पढ़ा था यहाँ पे भी वही होगा। सबसे पहले होगा रेगुलेटर जीन, जो रेगुलेट करेगा लेक ऑपेरॉन में। इस रेगुलेटर जीन को हम कहते हैं लेक आई जीन। अब यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है, सर आई तो रेगुलेटर से शुरू ही नहीं होता, फिर हमने इसको लेक आई क्यों बोला? तो ध्यान रखना, लेक आई में आई का मतलब है इनहिबिटर। आई का मतलब क्या है? इनहिबिटर। जब लैक्टोज ये जो ऑपेरॉन पढ़ते हैं तो उस लेक ऑपेरॉन में हम एक वर्ड बार बार सुनते हैं, इंड्यूसर। तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि लेक आई में आई का मतलब हो जाएगा इंड्यूसर। ऐसा नहीं है, आई इज फॉर इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि लेक ऑपेरॉन जो रहता है एक तरह का जो है वो जो है इसका जो रिप्रेसर बनेगा वो इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, है ना। नेगेटिव का एग्जांपल में लिखा है हमने लेक ऑपेरॉन को, क्योंकि इसमें जो रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा वो इनहिबिट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, इसलिए आई फॉर इनहिबिटर, क्योंकि ये एक इनहिबिटर का फॉर्मेशन करने वाला है। क्यों इनहिबिट कर रहा है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे देखो, रेगुलेटर जीन है तो ये रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा। अब रेगुलेटर प्रोटीन बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वाला है तो हम उसको कहेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, जो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा? इनहिबिट, इसलिए हम इसको कहते हैं लेक आई। नेक्स्ट, तो ये लेक आई मैंने आपको शो कर दिया। ये सब सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग, आपको सीक्वेंस में याद करना है। नेक्स्ट है प्रमोटर जीन, जैसा मैंने कहा था इस पे आकर बाइंड होगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज, तब जाकर आगे स्ट्रक्चरल जीन का क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आएगा ऑपरेटर जीन, जो सीधा सीधा स्ट्रक्चरल जीन के पॉलीमराइजेशन को क्या, स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? ऑपरेट। इसका नाम हमने रखा लेक ओ। ऐसा हम लोग करेंगे जब भी हम ऑपेरॉन कंसेप्ट में पढ़ेंगे, तो प्रमोटर, ऑपरेटर, इनके आगे ये कौन से ऑपेरॉन है उस हिसाब से नाम रखेंगे। अगर ये ट्रिप्टोफैन का ऑपेरॉन होता तो हम इसको कहते हैं टीआरपी या फिर टीआरपीओ, तो उस हिसाब से हम इसका नाम रखते हैं। और फिर चौथा है स्ट्रक्चरल जीन्स, और तो लेक ऑपेरॉन यानी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है लेक जेड, ये वो जीन है जो एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा उसको मेटाबोलाइज करके, उसको हाइड्रोलाइज करके ये कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड बेसिकली एक ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का। इस ग्रुप में जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज के अलावा कुछ और शुगर्स भी हैं जो बीटा गैलेक्टोसाइड की ग्रुप में आती है, लेकिन जो बीटा गैलेक्टोसाइड का सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है वो है लैक्टोज, इसलिए हम लोग ने वर्ड यूज कर लिया बीटा गैलेक्टोसाइड। और लैक्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस वाला एंजाइम का नाम इसीलिए हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज रखा है। तो स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहला जीन है लेक जेड। फिर है लेक वाई, जो एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है परमिएज। अब नाम क्या है इसका? परमिएज, यानी ये परमिएशन इंक्रीज करेगा। परमिएशन इज परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो अब ई कोली है, वो मीडियम में ग्रो कर रहा है, उस मीडियम में क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है, अब ई कोली का जो मेम्ब्रेन है,
ई कोली का जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी लैक्टोज के लिए इंक्रीज कौन करता है? एंजाइम परमिएज, यानी एंजाइम परमिएज अगर नहीं होगा तो लैक्टोज के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी और वो लैक्टोज उस सेल यानी ई कोली सेल के अंदर नहीं पहुंचता। उसके बाद में जो तीसरा स्ट्रक्चरल जीन है जिसका नाम है लेक ए, और ये एक एंजाइम बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए और बाकी प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर जीन। आपको ये पूरा सीक्वेंस ही याद करना है, बहुत आसान है, इसको आप याद कर लीजिए पॉजिया। क्या याद कर लीजिए? वर्ड पॉजिया। तो ये पॉजिया पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा और शुरुआत में तो रेगुलेटर रहते ही है, तो लैक आई पॉजिया, ये पूरा आपके लिए सीक्वेंस याद हो गया। शुरुआत करता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जब मैंने ई कोली को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो कंसेप्ट तो आपको पता है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो वो जो 3 एंजाइम्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करने का कोई फायदा नहीं है, यानी उन 3 एंजाइम्स को फॉर्मेशन करने का कोई फायदा नहीं, तो स्ट्रक्चरल जीन का जो है अपने को ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाना। ठीक है, तो लैक्टोज एब्सेंट है। ठीक है, अब देखो सुनो, एक बात सुनो अच्छे से। ई कोली के लिए या किसी के लिए भी हमें अच्छे से पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में उन सब के लिए जो एनर्जी का प्रिफर्ड सोर्स है वो क्या होता है? ग्लूकोज। लेकिन सीधी सी बात है, अगर आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा और ग्लूकोज की जगह कोई और एनर्जी सोर्स मिल रहा है तो हम लोग उस एनर्जी सोर्स को भी मेटाबोलाइज करके सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं करके समझो सुक्रोज प्रोवाइड करूं तो आपकी बॉडी उस सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर जो है वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज करेगी। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट, ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस थी इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ले आया। शुरुआत करता हूं, ये आपके सामने पूरा ओपेरॉन कंसेप्ट है। अब आपको ओपेरॉन समझ में आया होगा। ओपेरॉन का मतलब मैं आपको यहाँ पे वापस वही डेफिनेशन बता रहा हूं कि ओपेरॉन में कुछ जीन्स जो किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, वो सारे जीन्स एक पर्टिकुलर लाइन में एक लीनियर अरेंजमेंट शो करते हैं, उसको हम कहते हैं, उस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं ओपेरॉन। ध्यान रखिए वर्ड्स पे फोकस करना। ओपेरॉन कुछ टाइम बाद में कुछ और वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह के और भी वर्ड्स आएंगे तो, लेकिन जब तक कोई पहला वर्ड क्लियर नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओपेरॉन क्लियर है, ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स। ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो उसको हम कहते हैं ओपेरॉन। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो हमें पता है किसी भी ओपेरॉन में सबसे मेन कौन रहता है? रेगुलेटर जीन। तो यहाँ पे भी रेगुलेटर जीन कौन है? लेक आई। लेक आई सेंट्रल डॉग्मा करेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और हमें पता है कि ये एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे हमने रिप्रेसर क्यों बोला? बोलना तो हमें क्या चाहिए था? हमको बोलना चाहिए था रेगुलेटर प्रोटीन, बट बिकॉज ये रेगुलेटर प्रोटीन नेगेटिव वाला है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? रिप्रेसर। अब ये इन्होंने क्या बना दिया? एक रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर जब फॉर्म होता है और लैक्टोज नहीं होता मीडियम में, तो ये रिप्रेसर, क्योंकि इसका नाम ही रिप्रेसर, तो ये रिप्रेस करेगा स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिप्रेसर जाकर अब बाइंड हो जाएगा किसके साथ में? ऑपरेटर के साथ में, यानी रेगुलेटर ने ऑपरेटर के साथ में को क्लियर जो है रिप्रेसर मॉलिक्यूल भेज के मना कर दिया। रेगुलेटर ने रिप्रेसर मॉलिक्यूल भेज के ऑपरेटर को सीधा मना कर दिया, यानी कि प्रिंसिपल ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए उस ऑपरेटर को यानी पियोन को कि अपने को बेल रिंग नहीं करनी। समझ में आई चीज? तो अब जब ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, अब सुनना यहां पर सुनना, टेक्निकली होता क्या है, ये आपके पास में प्रमोटर, यहाँ पे क्या है? प्रमोटर, इसके पास में ऑपरेटर और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। अब जब ऑपरेटर पे आकर रिप्रेसर बाइंड हो गया यहाँ पर, तो जो आपका और आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर तक एक्सेस कर ही नहीं पाता, वो प्रमोटर तक पहुंच ही नहीं पाता। तो जब ये प्रमोटर तक आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा ही नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड नहीं होगा, और जब वो उसके साथ में बाइंड नहीं होगा तब ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस शुरुआत नहीं कर सकता। यानी रिप्रेसर जब ऑपरेटर के साथ बाइंड हुआ तब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को एक्सेस नहीं कर पाया, तो जब एक्सेस ही नहीं कर पाया तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो जो ZYA ये तीनों जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन शो ही नहीं करेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करेंगे तो ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, जो हमें करना भी नहीं है क्योंकि लैक्टोज वहां पर प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये कुछ इस तरह से काम होता है जब लैक्टोज एब्सेंट होता है मीडियम में। नेक्स्ट कंडीशन मैंने डाल दी कि मीडियम में अब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो देखो एक बात तो क्लियर है, रेगुलेटर जीन तो हमेशा रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, तो यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर रिप्रेसर का फॉर्मेशन होगा। पर अब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है वो डिसाइड करता है कि ऑपरेटर को काम करने दें या फिर काम नहीं करने दें। लैक आई या रेगुलेटर जीन तो हमेशा उसी तरह से काम करेगा। अब मीडियम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज या फिर अलो लैक्टोज भी आप
ठीक है। लैक्टोज और अलो लैक्टोज ये दोनों जो है वो इसके लिए काम कर सकते हैं, यानी ये दोनों जो है एक ही तरीके से काम करेंगे। इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर, ये लैक्टोज है। अब इस केस में जो लैक्टोज है उसको मैं कहूंगा इंड्यूसर। क्या कहूंगा मैं? इंड्यूसर, क्योंकि ये इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, तो ये इंड्यूस करेगा स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को, इसलिए मैंने इसको कह दिया इंड्यूसर। ये इंड्यूसर इंड्यूस करेगा जीन्स के एक्सप्रेशन को, इसलिए हमने क्या नाम रखा है? इंड्यूसर। तो ये जब लैक्टोज यहां पर प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज जो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है वो जाकर बाइंड होगा रिप्रेसर के साथ में। अब जब ये रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो गया तब ये रिप्रेसर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह से चेंजेस लेके आता है कि ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। हमने आपको पता है इसी तरह की चीज हमने एंजाइम्स में भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में पढ़ी थी कि जब कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर किसी एंजाइम की साइट पर आकर बाइंड होता है तब ये उस एंजाइम में कुछ इस तरह की कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है कि वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर इंड्यूसर आकर रिप्रेसर के साथ कुछ इस तरह से बाइंड हो गया कि ये रिप्रेसर में ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज आ गया कि ये रिप्रेसर अब जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड ही नहीं होगा, और जब ऑपरेटर के साथ वो बाइंड नहीं हो रहा तब ये ऑपरेटर फ्री है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सीधा एक्सेस करेगा किसको? प्रमोटर को, और ट्रांसक्रिप्शन यहां पर शुरू हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड कर जाएगा आगे और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा स्ट्रक्चरल जीन्स का। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जेड क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई बनाएगा परमिएज और ए बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज। तो जैसे ही परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन शुरू होगा, ये परमिएज एंजाइम उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया ई कोली का जो मेम्ब्रेन है उसका परमिबिलिटी इंक्रीज कर देगा लैक्टोज से, और ये लैक्टोज अब मीडियम से कहां पर आ गया? सेल के अंदर। तो जब लैक्टोज सेल के अंदर आना चालू हो जाएगा तब यहां पर आकर जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज अब अपना काम करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज हाइड्रोलाइज कर देगा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ताकि एनर्जी सोर्स की तरह इसको यूज कर सके। अब क्लियर सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर स्पेसिफिसिटी रहती है। देखो समझो बात को, रिप्रेसर का इंड्यूसर के साथ बाइंड होना, रिप्रेसर का इंड्यूसर के साथ बाइंड होना, इनके बीच में जो कॉम्पेटिबिलिटी है उसको शो करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपने कहा था किसी एंजाइम के साथ में आकर इनिबिटर बाइंड हुआ तो कोई भी इनिबिटर उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, केवल वही उस इनिबिटर उसके साथ बाइंड हो सकता था जो इसकी साइट से मैच करता था। उसी तरह से जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर के ऊपर भी जो इंड्यूसर की साइट है वो स्पेसिफिक है, उस साइट पे एक स्पेसिफिक इनिबिटर आकर ही, या इंड्यूसर, इनिबिटर नहीं सॉरी, एक इंड्यूसर ही है, स्पेसिफिक इंड्यूसर ही आकर बाइंड होगा जो है लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं हो सकते तो इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। तो आंसर गलत नहीं करना है, लैक्टोज और अलो लैक्टोज ही है जो ये रिप्रेसर के साथ बाइंड हो सकते हैं, बाकी कोई इनके साथ में बाइंड नहीं हो सकता। अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि सर देखो, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है, ठीक है। अभी एक इकोलाई है, उस इकोलाई के अंदर जब लैक्टोज आएगा तब वो इंड्यूस करेगा और तब जाकर जो है स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि परमिएज जो एंजाइम है जब तक वो नहीं होगा तब तक लैक्टोज उस सेल के अंदर आ नहीं सकता, और लैक्टोज सेल में आ ही नहीं सकता तो सर इंड्यूस कैसे करेगा? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है कि इंड्यूसर जब तक आया ही नहीं सेल के अंदर, क्योंकि परमिएज एंजाइम तो है नहीं, जब परमिएज एंजाइम है ही नहीं तब कैसे लैक्टोज उसके अंदर एंटर कर सकता है? तो क्योंकि परमिएज तो तभी आएगा जब स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारे सामने सवाल है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब वीडियो चालू हुआ था तभी मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में जब कोई पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन जो एक मिनिमल लेवल पे चल रहा होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन आने के बाद में वो जो है वो बढ़ेगा, पॉजिटिव रेगुलेशन में बढ़ेगा, जबकि नेगेटिव में जो नॉर्मल चल रहा था वो कम होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन एक नॉर्मल लेवल पे तो चलता ही चलता है, ठीक है। लैक ऑपरॉन में इंड्यूसर की वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्वांटिटेटिवली इंक्रीज होगा, लेकिन एक मिनिमल लेवल पे तो वो हमेशा ऑपरेट होता है। यानी परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन एक मिनिमल लेवल पे तो हो ही रहा था, और बाद में उस परमिएज की वजह से जब लैक्टोज धीरे धीरे अंदर आने लगा तो ये लैक्टोज अंदर आने के बाद में परमिएज का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने लगा, जिसकी वजह से लैक्टोज और ज्यादा अंदर आते
गया। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। तो यस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ परमीज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अवेलेबल इन ई कोलाई, क्योंकि वो जो प्रोसेसिंग चल रहा है, वो जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो मिनिमल लेवल पे तो हमेशा चलता ही चलता है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि किस टाइप का जीन है लेक आई। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुझे आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखो ये पार्ट 1 है, काफी बड़ा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये पार्ट 1 है मेरा, जिसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप अच्छे से सोचें इस बारे में और मुझे इसका आंसर बताएं। पार्ट 2 में मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और फिर आगे बढ़कर हम लोग ट्रिप्टोफैन का ऑपेरॉन कंसेप्ट और उसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, जो मैं आपके साथ में वहां पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। कीप स्टडिंग हार्ड, इस क्वेश्चन का आंसर दें, कंसेप्ट पे फोकस करें, घर जाएं, एनसीईआरटी पढ़ें अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक की, और समझें उसकी एक एक लाइन को, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। नीट में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लें, रटने वाले क्वेश्चन सब सॉल्व करके आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching us।